केंद्र सरकार से आग्रह कर उसकी भी परमिशन लेकर तुरंत प्रभाव से ये दाने की शाइन और दाने के कालापन के बहाने पर किसान के अनाज को मंडी पे होल्ड ना किया जाए। आगे भी 12-13 तारीख की फिर रेनफॉल की वार्निंग है। अगर मंडियों में इस तरह अनाज पड़ा रहा, जैसे झज्जर के अंदर तो दूसरी मंजिल तक अनाज की थैलियां लगी हुई थी और जेसीबी चढ़ाई हुई थी। आपने भी फोटो देखी होगी सोशल मीडिया। इतिहास में पहली बार हुआ है कि मंडियों के अंदर जो अनाज है उसको मूव करने के लिए मजदूर की बजाय जेसीबी का इस्तेमाल हो। मैं ये मांग करता हूं कि तुरंत मंडियों के अंदर से वो माल उठाकर सरकारी गोदामों में पहुंचाया जाए और किसान को जो माल मंडियों में आ चुका है लगभग 17.5 लाख मैट्रिक टन, उसकी तुरंत प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को समाप्त कर उस सारे फसल के अनाज के पैसे किसान को पहुंचाने का काम करें। दूसरी ओर मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने परसों एक बड़ा फैसला लिया कैबिनेट की बैठक में, जिसमें मिनिमम वेज मजदूरी की जो है अनस्किल्ड से लेकर हाईली स्किल्ड तक की वो 11,000 और 14,000 से बढ़ाकर 15,200 से 19,000 शायद 400 के लगभग स्किल्ड की करी है। बड़ा अच्छा कदम है और होना भी चाहिए था, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज शायद 19,000 रुपया न्यूनतम वैल्यू मिलती है और 2 सालों में हरियाणा में मिनिमम वेज के दर को सरकार द्वारा बढ़ाया भी नहीं गया। मगर एक चीज जो गणित से बाहर हो जाती है और ये अधिकारी कितना स्मार्टली प्ले करते हैं वो आपको आज बताना चाहूंगा। अगर किसी साथी के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में 15,200 को 12 से गुणा करोगे आप तो अमाउंट बनता है 1,82,000। 1,82,000 का मतलब है जो अपने आप को परिवार पहचान पत्र पर डेली वेजर रजिस्टर कराएंगे, कंप्यूटर उनको 1,80,000 की श्रेणी से ऊपर ले जाते हैं, बीपीएल की श्रेणी से भी बंद कर देगा। और सरकारी सुविधाएं जो उस व्यक्ति को मिलती है वो तुरंत प्रभाव से सरकारी सुविधाओं पर भी रोक लगाने का काम किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे कि डेली वेजर्स की जो इस इनकम श्रेणी बढ़ाई है इसको परिवार पहचान पत्र के साथ कैसे जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो सबसे स्किल्ड आदमी है जिसको आज ये 19,000 रुपये तनख्वाह की श्रेणी में लाए हैं, अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करूं तो मेरे ख्याल से लगभग 2,35,000 के आसपास उसकी सालाना आय अगर 12 महीने से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहुंच जाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा है कि किस तरीके से परिवार पहचान पत्र का बहाना लेकर प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, 8,000 के आसपास विधवा औरतों की पेंशन काटी गई, विकलांगों की पेंशन काटी गई। और तो और खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में माना है कि हमने 12 लाख परिवारों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया। तो ये जो पीपीपी का फंडा है और जिस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करी जा रही है सरकार द्वारा, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को बीपीएल की श्रेणी से बाहर किया जाए। हम ये मांग करते हैं क्योंकि डेली वेजर को दिन की दिहाड़ी मिलती है और दिन की भी घंटों के हिसाब से भी कई बार दी जाती है। उसको 15,000 रुपया 30 दिन की जॉब के बाद रिसीव होता है। अब सरकार अगर उससे कैलकुलेशन करेगी तो गरीब आदमी कोई भी फिर सरकारी लाभ भविष्य में ले नहीं पाएगा। तो हम ये मांग करते हैं कि इस इंक्रीज को, जो मिनिमम वेज का इजाफा हुआ है, इसको परिवार पहचान पत्र से बाहर किया जाए, क्योंकि अगर इसको परिवार पहचान पत्र में जोड़ दिया तो प्रदेश के बहुत से गरीब आदमी पीपीपी से बाहर हो जाएंगे और उसके लिए फिर चाहे हमें गवर्नर साहब से मिलना पड़े या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका विरोध करना पड़े, जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर इसका विरोध भी आने वाले भविष्य में अलग अलग मजदूर संगठनों के साथ मिलकर करने का काम करे। और तीसरा एक मामला है जो मैंने
24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि ये जो आईडीएफसी फर्स्ट, कोटक, एयू, अलग अलग बैंक्स की एफडी ये प्राइवेट खातों में ट्रांसफर कर और जो स्कैम प्रदेश के अंदर आया, फिर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का भी आया, और चर्चा है कि ये अलग अलग प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं हुई। क्योंकि एक मामले के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण विधानसभा में दिया था कि पैसा वापिस आएगा, पैसा तो आ जाएगा, मगर ये किस मोडस ऑपरेंडी से चला, क्योंकि मल्टी स्टेट क्राइम था, इसको सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात 24 फरवरी को हमने करी थी। हैरानी है कि 25 मार्च तक मुख्यमंत्री ने बारी बारी इसमें जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में चोरी करी है उनको बचाने का काम किया, और 24 फरवरी से 25 मार्च तक इसको स्टेट विजिलेंस ब्यूरो देखने का काम कर रही थी। जब यूनियन टेरिटरी और मल्टी स्टेट क्राइम की व्यू आई तो फिर मुख्यमंत्री ने इसको ट्रांसफर करने की सिफारिश करी, और मुझे खुशी है कि 2 दिन पहले सीबीआई ने इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी है, और सीबीआई की एफआईआर के बाद कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अब मुझे इसकी क्लैरिटी तो नहीं है कि 2 आईएएस अफसर, एक एचसीएस अफसर कल सस्पेंड करे हैं, क्या वो इस मामले से लिपित थे, नहीं थे। जो परसों लंबी चौड़ी लिस्ट ट्रांसफर की आई है उसके अंदर कई अधिकारियों की प्राइम पोस्टिंग्स गई हैं, वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं या नहीं रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री इस पे स्पष्टीकरण दे कि क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि चर्चा बहुत बड़े लेवल से आ रही है कि कुछ उच्च पद अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के भी इस पूरे मोडस ऑपरेंडी पे इन्वॉल्व थे, और इसकी क्लैरिफिकेशन देने का काम करें कि अभी तक इस 1.5 महीने के पूरे छानबीन के अंदर क्या रिकवरी हुई है, अदर देन दैट जो एफडीज को वापिस लाया गया है, जहां बैंक्स के थ्रू गिफ्ट दिए गए, बैंक्स के थ्रू ट्रिप्स दिए गए, बैंक्स के थ्रू सोना और चांदी दिए गए, इसका ब्यौरा जनता के सामने लाने का काम करे, क्योंकि विषय छोटा नहीं है। ये लगभग 590 करोड़ का तो एक था, फिर 180 करोड़ की एक आई, उसके बाद आपके पंचकुला नगर निगम का जो कोटक बैंक के साथ एफडी का आया वो आया, और ये भी चर्चा है कि अलग अलग विभाग जिनको अभी तक छुआ नहीं गया, चाहे वो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन हो जिसमें सुपरिटेंडेंट जिसने ये सारा काम किया, ये पहले काम करता था, उसका क्यों नहीं अब तक इंक्वायर किया गया। जो और सरकार के महकमे हैं जो रेगुलरली एफडीज कराते हैं और किसी और बैंक के साथ कराते थे, क्या इस तरह की गतिविधि उसमें भी की गई। तो जननायक जनता पार्टी की यह मांग है कि मुख्यमंत्री इसका ब्यौरा जरूर दे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई पद अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, और अगर अधिकारी इन्वॉल्व है तो फिर आने वाले भविष्य में उनके विरुद्ध भी क्या कार्रवाई करने का काम करें। अब कोई आपके सवाल? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो घोटाले का मैटर है, ये अगर शेयर मार्केट में इसको लेकर हड़कंप नहीं मचा होता, करीब बैंक के 14,500 करोड़ के शेयर टूट गए थे शेयर मार्केट में, आरबीआई गवर्नर को इस पर स्टेटमेंट देना पड़ा, तो शायद सरकार इसको बाहर भी नहीं आने देती। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आईएएस के लेवल पर ये घोटाला हो रहा था? नहीं, बैंकिंग सेक्टर के लिए तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसी की सिक्योरिटी का इस तरह टूटना और प्राइवेट खातों में ट्रांसफर होकर और उसको प्रॉपर्टी खरीदने, ट्रिप्स बनाने, सोना चांदी गाड़ियां खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अंदर जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था तो सीबीआई के साथ साथ मेरी ये मांग थी कि जो एसएफआईओ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करती है,
उसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। मुझे ये पता चला है कि सिफारिश करी गई है कि सेबी इसको देखेगा। मैं अभी भी ये मांग करता हूं कि सेबी की बजाय इस पूरे मामले को एसएफआईओ को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये सिक्योरिटीज के एक्सचेंज का मामला है और रॉन्गफुल एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज अगर है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेवारी बनती है, आरबीआई की जिम्मेवारी बनती है। और इसके अंदर क्या 3 ही बैंक इन्वॉल्व थे या और प्राइवेट बैंक या कोई सरकारी बैंक भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, इसका भी खुलासा जल्द होना चाहिए। रामकरण खाड़ा जो विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने बात कही है कि देवेंद्र बबली ने 50 करोड़ का ऑफर दिया था जेजेपी पार्टी को तोड़ने के लिए और उसका मालिक खुद बनने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? चीजें आपके सामने आ रही है। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि हमने अपने संगठन को मजबूत कर रखना, मजबूती से आगे बढ़ाना, इस पे काम किया। बहुत से लोग तोड़ने का प्रयास करते रहे, हाँ साथी छोड़ के गए, मगर इस संगठन को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि आज भी जो संगठन में जुड़े लोग हैं वो संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं और आने वाले भविष्य में भी बहुत साथी जुड़ेंगे और वो इस सोच के साथ जुड़ेंगे कि संगठन मजबूत रहे। हाँ, प्रयास तो शायद पहले साल भी हुआ होगा, दूसरा भी हुआ होगा, तीसरा भी होगा, पर 4.5 साल 10 के 10 को साथ रखा ना। भूपेंद्र हुड्डा की तरह तो नहीं था कि शिमला ले जाके भी 9 लोगों के वोट खराब कराए। दुष्यंत जी, जो आईडीएफसी बैंक का पूरा मामला है, आप भी सरकार में रहे हैं, उस टाइम जो एफडी थी, सरकार का पैसा प्राइवेट बैंक को देने को लेकर क्या गाइडलाइन थी, उस बारे में कुछ बताएंगे? देखो, मेरे को जितना याद है जी, जब टीवीएसएन प्रसाद फाइनेंस सेक्रेटरी थे उस समय ये मामला आया था। सबसे पहले शायद प्राइवेट बैंक में पुलिस ने खाता खोला था, उससे पहले केवल मात्र कोऑपरेटिव बैंक्स और जो हमारे नेशनल बैंक्स हैं गवर्नमेंट की, उन्हीं में रखा जाता था। अब वो कदम क्यों उठाया गया था और क्यों पुलिस का खाता एचडीएफसी में शिफ्ट किया गया था और एचडीएफसी से फिर ये छोटे छोटे बैंकों में आया। एचडीएफसी तो फिर भी बड़ा बैंक है। जब ये बिल्कुल छोटे छोटे बैंकों के अंदर पैसा आने लग गया जिनकी 10-15 साल की स्टैंडिंग है, तो अपने आप एक रिस्क फैक्टर आता है। अब ये यूनियन का फैसला था या फाइनेंस डिपार्टमेंट का फैसला था, इसका ब्यौरा तो सरकार दे पाएगी। मगर मुझे जितना याद है, मेरे टेन्योर में तो शायद हमारे किसी विभाग का पैसा इस तरह से छोटे बैंकों के अंदर जाकर रिस्क बढ़ाने का काम तो नहीं किया गया था, क्योंकि उस दौरान शायद एक्सिस बैंक था या यस बैंक था, उसकी भी नींव हिली थी। और जब सबसे पहले स्टेट ने यही स्टेटमेंट दी थी, मुझे जितना याद है, कि हम सिक्योर है, हमारा कोई फंड उस बैंक में नहीं। उसमें यस बैंक के बाद कुछ गाइडलाइन आई थी उस समय जी, जब ये इनका कुछ फ्रॉड हुआ था, इसमें भी नहीं, हरियाणा सरकार का तो यस बैंक में 1 रुपया नहीं गया। नहीं, बैंक में हुआ था, उसके बाद कुछ गाइडलाइन आई। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे संज्ञान में जितना है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जरूर, क्योंकि उस समय इनने 30 लाख रुपए डेथ के ऊपर अलग अलग स्कीम्स के साथ पुलिस की सैलरी जो थी वो एचडीएफसी से देनी शुरू करी थी, तो वो मेरे को इतना याद है कि समय पर एक विभाग करता था। सीएम साहब से जब भी सवाल पूछा गया ये 550 करोड़ के घोटाले को लेकर, उन्होंने कहा कि सारे पैसे हम वापस ले आए हैं। आपको लगता है कि जांच के बाद और भी सामने कुछ आ सकता है कि अभी तो बहुत आएगा। अभी तो 590 था, फिर उसके अंदर 190 ऐड हुआ, फिर 160 ऐड हुआ। अभी तो आप रुक जाओ, इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई ने शुरू करी है। ये तो बहुत बड़ा मामला आपके संज्ञान में आएगा और कई बैंक्स का आएगा। मगर मुख्यमंत्री को नैतिकता के तौर पर ये बताना चाहिए जनता को कि क्यों हरियाणा प्रदेश में ही इस तरह की घटना हुई। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि जैसे अर्शद मेहता का स्कैम देश में हुआ था बॉम्बे से, ये दूसरा हर्षद मेहता केस हरियाणा प्रदेश से बनेगा और इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो स्वयं मुख्यमंत्री है, क्योंकि फाइनेंस विभाग उनके पास है और उनके विभाग में अगर इस तरह की गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। लगातार प्रशासनिक फेरबदल कर रहे हैं। आप कल के सीएमओ के 5 अधिकारियों का खुले लाइन लगा दिया गया। आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री तो कुछ नहीं कर रहे और ना मुझे लगता है प्रदेश में उनके कहीं कुछ होता है। मुख्यमंत्री तो मस्त है पंजाब जाने में,
एक रैली महम करते हैं, शाम को लुधियाना होते हैं, सुबह बल्लभगढ़ जाते हैं, शाम को जलंधर होते हैं, अगले दिन सोना आते हैं, शाम को जीरकपुर होते हैं। मुख्यमंत्री तो मजे ले रहे हैं, और मजे भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर में ले रहे हैं, ये भी बता दो, क्योंकि हरियाणा सरकार के तो 100-100 करोड़ के 2 हेलीकॉप्टर पिंजौर में खराब खड़े हैं। आप उठाकर देखना कि जो 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर हमारे टेन्योर में ऑर्डर किया था, सैनी साहब सबसे पहले उसमें बैठे थे, हमारे टाइम पे तो डिलीवरी नहीं हुई। वो पिछले 1 साल से क्यों पिंजौर खड़ा है, किसी पत्रकार ने कभी पूछा सरकार से? नहीं, कभी ये पूछा कि दूसरा हेलीकॉप्टर कैसे खराब हुआ? कभी किसी साथी ने ये पूछा कि क्यों आपने अपने हेलीकॉप्टर के 2 पायलट सस्पेंड कर दिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है देखने की कि नया हेलीकॉप्टर पिछले 1 साल से ज्यादा से ग्राउंडेड खड़ा है पिंजौर हवाई पट्टी पे, और मुख्यमंत्री उसको ठीक या उसके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय कि क्यों खड़ा है, प्राइवेट एक नीले रंग का हेलीकॉप्टर किराए पे ले रखा है, उसमें करोड़ों रुपए अपनी जेब से, सरकार की जेब से वहां दिए जा रहे हैं। ये खरीदा कब था जी दुष्यंत जी? ये 2024 के अंदर परचेज था और 25 में डिलीवरी हुई थी, जो भी खड़ा है, जो नया है। दुष्यंत जी, आप पोस्ट वगैरह क्या रिजल्ट? जी, आपको क्या लगता है जो इतने बड़े घोटाले में बैंक है, क्या कोई बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकते हैं? मैं तो आपको कह रहा हूं बीजेपी के पदाधिकारी इन्वॉल्व है, राजनीतिक संरक्षण तो है, और राजनीतिक संरक्षण का एक उदाहरण तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि पैसा वापस आएगा। ये नहीं कहते कि जिन लोगों ने हमारा पैसा लिया गलत तरीके से उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। आप खुद उठाकर देखो कि अब तक कोई भी ब्यूरोक्रेटिक आदमी जिसके साइन से ये एफडीज एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर होती है, क्या उसको अरेस्ट किया गया है? क्यों पंचकुला की एफडी चंडीगढ़ की ब्रांच में भेजी गई? क्या आपने इस चीज को मॉनिटर किया कि किस अच्छे तरीके से इस नेक्सस को चलाने का काम किया? इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक शय मिला हुआ था, और आने वाले भविष्य में राजनीतिक लोगों के नाम भी आपके सामने आएंगे। सीबीआई बिना दबाव के कार्य कर पाएगी, राजनीतिक लोगों को पकड़ने में कामयाब होगी? कैसे देखते हैं? उम्मीद करते हैं। आप तो उम्मीद ही कर सकते हो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी देश की सबसे बड़ी है, और जिसके पास दिल्ली पुलिस रूल्स में वो पावर है कि वो मल्टी स्टेट जुडिडिक्शन के अंदर भी बिना किसी बाधा के काम कर सकती। अब जो हरियाणा का एफडी टूट के पंजाब के बिल्डर के पास मिली है, जो फरार है, अब उसको रिकवर करना और उसके विरुद्ध एक्शन लेना, चाहे उसको विदेश से पकड़ के लाना। कोई बताया पंचकुला का सारा पैसा एक सन्नी गर्ग ले गया और दुबई बैठा है, सुनने में आ रहा है। और वो सन्नी गर्ग कौन है, किसका रिश्तेदार है, कैसे उसके खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ, कैसा पंचकुला का सारा पैसा वहां भेजा गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने की। मैं तो चुनिंदा पहलू बता रहा हूं जो आप जैसे पत्रकार साथियों के, अखबार के, टीवी के इनपुट से आए हैं। वो वाधवा को जो गिरफ्तार किया गया था, वो तारीफ पे आया तो लगातार फोन पे बात कर रहा था बाहर खड़ा होकर पुलिस के सामने ही। अब आप खुद देखिए कि क्या उन लोगों को पूरी व्यवस्था और पूरा शय देने का काम सरकार आज भी कर रही है, नहीं कर रही? दुष्यंत जी, नगर निगम चुनाव होने हैं, 3 जिलों में चुनाव होने, इस पे अभी सरकार का जो कोर्ट का फैसला है, इस पे आप कोई प्रतिक्रिया देखो? देखो, मैं ये बोलता हूं कि कोर्ट्स जिस तरह की इंटरवेंशन करते, सरकार को उसके बाद फैसले लेने पड़ते। अब एक म्युनिसिपैलिटी के अंदर तो वार्ड तोड़ दिए गए, और वार्ड तोड़ के शायद पंचकुला की बात है कि एससी वार्ड कम कर दिए गए। उसके बाद वार्ड बंदी जो करी गई वो भी बड़े स्कैटर्ड तरीके से करी गई। हम धन्यवाद करते हैं कि कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, और उम्मीद करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर तुरंत प्रभाव से उस पर काम करके नई लिमिटेशंस, जो बाउंड्रीज बननी है वार्ड्स की, उसको करेंगे, और दोबारा एससी वार्ड्स की संख्या 4 करने का काम करेंगे कि हमारे जो एससी भाई बहन हैं उनको पर्याप्त मात्रा में रिजर्वेशन हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे दे पाएं।
जेजेपी चुनाव में उतरेगी या नहीं उतरेगी ये भी क्लियरिटी नहीं अभी है। पार्टी की बैठक होनी है, अभी सेल्स की बैठक चल रही है, किसान सेल की होगी, बैकवर्ड सेल की होगी, 17 तारीख को हमारे एससी सेल की है, महिला और युवा की ऑलरेडी हो चुकी, महिला की, और फिर हम स्टेट बॉडी की बैठक बुलाकर सारों का व्यू पॉइंट जब हमारे पास होगा इस पे फैसला लेंगे। जी, सरकार है जो SYL का निर्माण करने जा रही है, उस सरकार का दावा है कि इससे दक्षिण हरियाणा और दिल्ली की प्यास बुझेगी, लेकिन मसला है कि पानी कहाँ से आएगा। अरे मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने SYL का नाम ले लिया। सैनी साहब से पूछो तो सही, 6 महीने में 3 महीने पंजाब में लगाया है और एक बार भी SYL पे बात नहीं करके आए। रिकॉर्ड है कि मुख्यमंत्री 6 महीने में 3 महीने जितने चक्कर पंजाब के लगा चुके हैं। क्या मुख्यमंत्री के मुंह से एक बार SYL सुनी है आप लोगों ने? और आप अगली बार इंटरव्यू करके आओ तो मेरी तरफ से पूछ लेना कि मुख्यमंत्री जी आपका खुद का SYL पे स्टैंड क्या है, ये तो हरियाणा की जनता को बता दो। जब ऑल पार्टी की मीटिंग हुई थी पिछले साल, जब BBMB का गतिरोध हुआ था, उस ऑल पार्टी बैठक में भी हमने मुख्यमंत्री को कहा था कि CM साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूनियन के खिलाफ लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूनियन इंप्लीमेंट नहीं कर। आज तक एक बैठक हुई है और उस बैठक के अंदर भी बड़े भाई छोटे भाई करके गले मिलकर दोनों मुख्यमंत्री आ गए। ये साफ दिखता है कि पंजाब चुनाव तक SYL के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई कदम नहीं उठाए। लेकिन सरकार ने तो 50 करोड़ का बजट बना दिया इसके लिए। 50 तो कम कर दिए, फिर हमारे टाइम पे तो 100 करोड़ थे और मुझे लगता है चौटाला साहब के टाइम से 100 करोड़ आ रहा था। लंबे समय से हुई। मगर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये तो 100 करोड़ तो हर साल रिपीट होता है, मगर आप लोग आंकड़े नहीं उठाते। मैं अगली बार आपके साथ बैठूंगा तो एक पूरे डिपार्टमेंट का आंकड़ा उठा के दूंगा कि उस डिपार्टमेंट के अंदर पिछले साल कितना पैसा लैप्स हुआ और उस डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है चलने का वो किस तरह व्यस्त त्रस्त हो बैठा है, फेल हुए बैठा है। तो ये पैसा तो 50-100 करोड़ की बात नहीं। अगर नियत हो केंद्र सरकार की तो रातों रात पैरामिलिट्री भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार SYL का निर्माण हो सकता है, पर ना केंद्र की नियत है ना प्रदेश की। कांग्रेस के 2 विधायक लगातार बगावत करे हुए हैं, वो लगातार CM से मुलाकात करें, आप इसको कैसे देखते हैं? 2 क्यों बोल रहे हैं आप? 5 बोलिए। नहीं, 2 ही हैं फिलहाल तो। अगर झंडा कांग्रेस के अध्यक्ष ने और कांग्रेस के प्रभारी ने और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने ही फहरा दिया कि ये 5 बागी हैं, तो मुझे लगता है 5 के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मैं तो उन 5 को कहता हूं, कांग्रेस में दम घुट रहा था तो हमारे साथ आओ, हमारी ताकत बढ़ाओ। चर्चा नो पे नहीं होनी चाहिए, जो 4 वोट रिजेक्ट हुए जिन पे भी चर्चा होनी चाहिए। वो नाम तो सिर्फ हुड्डा जी और हरिप्रसाद जी जानते हैं। और एक बीजेपी की भी वोट खराब हुई थी, उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा। अगर वो वोट सही गिर जाती तो चुनाव जीत जाता निर्दलीय उम्मीदवार, उसके बारे में अभी तक किसी ने कोई मैं तो बोध जी को बधाई दूंगा कि उनकी किस्मत अच्छी थी। RK आनंद और अजय माकन जैसी किस्मत नहीं थी। आपको याद होगा कि पिछले 4 राज्यसभा चुनाव में एक ही कांग्रेसी जीता है और उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है, क्योंकि उस समय सेटिंग थी और बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार नहीं किया। और इस चुनाव के अंदर एक चीज तय कर दी कांग्रेस ने कि 2028 में जब कार्तिकेय और बराड़ा जी वाली 2 सीटें खाली होंगी तो फिर कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के आंकड़े खुद कांग्रेस ने बना दिए। दुष्यंत जी, इसमें इन वालों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको किस तरह देखते हैं आप? मैं तो कहता है वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस है। आज से 5 साल पहले का इंटरव्यू उठा लो, आज उठा लो, आपके वोट की ताकत है। आपने वो ताकत ही छोड़ दी तो आप पॉलिटिक्स में सीरियस कहां हैं? राजनीति के अंदर तो शय और मात है, किसी की ताकत बढ़ेगी दूसरा कमजोर होगा। घर बैठने से दोनों की लड़ाई का तमाशा देखना, ये तो कोई पॉलिटिक्स नहीं। उसमें दिया था अगर वो बट बीजेपी बाद को में सर करते जब या इलेक्शन के बाद अभय चौटाला जी ने कहा कि अगर पता होता हुड्डा जी को पता था
कैबिनेट से पहले भी कि कुछ वोट क्रॉस हुए हैं, तो हमें बता रहे थे शायद हम कांग्रेस को ही वोट करते, हम साथ दे देते। तो अगर इतनी नियत कांग्रेस को वोट देने की थी, पहले क्यों नहीं दे के आए? अगर बीजेपी को हराना था तो एब्सटेन करने का उद्देश्य क्या था? फिर तो कांग्रेस की मदद करनी थी, तो फैसला लेते। मगर वो फैसला लेने लायक लोग नहीं है, इसलिए तो मैं उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस बोलता हूँ। लेकिन अभी चुनाव में लगातार दावा कर रहे हैं। अजय जी का बयान एक आया था कि खट्टर साहब ने उनको भी ऑफर दिया था। राजनीति के अंदर कौन किससे चर्चा करता है, आगे वो चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलता है, मुझे नहीं लगता मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बोलना है। लगातार दावा कर रहे हैं सीएम बनने का कि अगली बार हमारी सरकार। अरे बना दो, एक दिन के लिए बना दो आप। पहले एमएलए बनना पड़ता है। आज मैं कह दूं मैं बन जाऊंगा, मैं एमएलए नहीं हूं, कैसे बन जाऊंगा? ना मेरे पास आंकड़े हैं। पिछले 2005 से आज 26 आ गया, 21 साल में इनेलो का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया क्योंकि नंबर नहीं थे। हर रोज ये कहना मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, इससे कोई बनता तो नहीं। फिर तो रात को आप भी सपने लो मैं राष्ट्रपति बन के सोऊंगा। सपने सारे ले सकते हैं, सपने पूरे किसके होते हैं? ये तो जनता के हाथ में कि वो क्या मैंडेट देती। ठीक है, थैंक यू।